हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग जो यूपीएससी का जो सीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसका 2025 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। ये चार ऑप्शन दिया और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्ट पहला होता है इन्वेस्टमेंट फंड। ये है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फंड का। ठीक है, ये ट्रेडिशनल है। और ये अल्टरनेटिव जब ये वर्ड साथ में आ गया इसका मतलब ये हो गया कि नया। और ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि ये आपका प्राइवेटली पुल्ड जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या कंपनी समझ लीजिए, उसको बोला जाता है एआईएफ। ठीक है, और ये इसका जो काम है ये एक तरह का आपको फंड प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है आपके कंपनी को किसी भी नया प्राइवेट या स्टार्टअप को सपोर्ट करने में। तो इसके साथ एक कुछ और फैक्ट्स है, जैसे इसमें हाई आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है, साथ में हाई रिस्क भी होता है। ठीक है, और इसको रेगुलेट करती है एसबीआई, सॉरी सेबी, एसईबीआई। ठीक है, इसको रेगुलेट करती है सेबी, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का कुछ और एग्जांपल है, जैसे आपका जो रियल एस्टेट में जो कंपनी इन्वेस्ट करती है वो हो गया। फिर नया स्टार्टअप्स पर जो कंपनी सपोर्ट देती है वो हो गया। और ये एक तरह का लॉन्गर इसका लॉक लॉक पीरियड होता है, लॉन्गर लॉक इन पीरियड। मतलब ये जो फंड देती है ना ये लंबे समय के लिए देती है, शॉर्ट पीरियड नहीं होता ये। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, हाँ, तो जो ये हम लोग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड और स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, हेज फंड और वेंचर कैपिटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ओनली टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ द इनकम फॉर द आरबीआई। आरबीआई का इनकम का क्या क्या सोर्स है ये पूछ रहा है। तो बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हाँ ये तो है। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, ये भी है। ठीक है, पेंशन फंड मैनेजमेंट, ये आरबीआई का ये काम नहीं है। पेंशन फंड मैनेजमेंट, पेंशन जो है ये आपका पीएफ आरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये उसका काम है। तो थ्री तो नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा। अब बच गया 1 2 और 1 2 5। तो 1 2 तो होगा। फिफ्थ ऑप्शन देख लीजिए, फोर्थ क्या है, लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, ये भी नहीं। क्या ये आरबीआई करती है, प्राइवेट बॉडीज जो है उसको पैसा देती है, नहीं देती है, तो ये भी नहीं होगा फोर्थ। फिफ्थ, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट्स, हाँ ये होगा। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है साइनोरेज। ये आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है, साइनोरेज। और साइनोरेज का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम करेंसी इशुएंस। ठीक है, जो भी पैसा करेंसी जो इशू करती है आरबीआई, उसके कारण जो प्रॉफिट होता है उसको साइनोरेज बोला जाता है। ठीक है, इशुएंस। तो 1 2 5 ऑप्शन आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, इस तरह का जो मिलाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का ये नया तरह का है। 2024 में भी एक दो क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2025 में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है इस तरह का मिलाने वाला। चलिए, जैसे ये पहला जो है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, हाँ ये ठीक है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स, ये गलत है। ये होम अफेयर्स जो है ये ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है, लेकिन ये वाला जो काम है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत है। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, हाँ ये ठीक है, ये कस्टम का भी काम को देखती है, ये भी ठीक है। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, ये भी सही है। ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट। ये जो है ये आपका कैरिंग आउट बिग डाटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नेबिंग टैक्स इवेडर्स, नहीं ये गलत है। ये जो काम है ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सीईबीसी, वो देखती है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ओनली वन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 The RBI mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report.
हाँ, ये तो स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है कि आरबीआई नहीं करेगी। आरबीआई ये जो लिस्टेड कंपनीज है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो जमा करने का जो काम है, ये आरबीआई नहीं देखती, ये सेबी देखेगी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी देखेगी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। तो वन ओनली होगा नहीं, बोथ 1 and 2 होगा नहीं। इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। ये तो ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर 2 होगा। फिफ्थ है, in India, income from allied agriculture activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax। ये स्टेटमेंट थोड़ा ये आपका गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अगर इस तरह का होता, आपका जो कोर एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट है ना, कोर एग्रीकल्चर, ये एग्जम्प्टेड है, ये एग्जम्प्ट है। ठीक है। लेकिन अगर आप देखिएगा और चीज, जैसे आपका जैसे पोल्ट्री फार्मिंग जो है या फिर वुल रियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें आपको टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका एग्जम्प्ट नहीं है। तो वन स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। तो बोथ 1 and 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नहीं, ये सब भी नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा। 1 इज नॉट करेक्ट बट 2 इज करेक्ट। 2 इसमें पक्का सही होगा। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। हाँ, ये ठीक है। ठीक है। और ये देखिए, ये कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं किया जाता, इसीलिए पर जो कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। चलिए, सिक्स्थ नंबर, इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। ये ठीक है, और ये 2023 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। India is a resource-rich country in all the 30 article critical minerals that has been identified। नहीं, सभी 30 critical minerals में ये पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली। अभी सोच के देखिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो 2 गलत हो गया, तो 2 गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। थर्ड स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट इन 2023 अमेंडेड MMDR Act 1957 empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for central critical। हाँ, ये ठीक है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम है, क्रिटिकल माइनिंग करना। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये तो ठीक है। तो 1 और 3 आंसर होगा इसका। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट है, जैसे ये जो क्रिटिकल मिनरल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके रिगार्डिंग 2025 में ये न्यूज में रहा था, 2025 में। और इसमें 2025 में एक आपका मिशन लॉन्च किया गया था, नेशनल क्रिटिकल मिशन, सॉरी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिनरल मिशन। ठीक है। और ये 7 years के लिए लॉन्च किया गया था, 7 साल के लिए, 7 years पीरियड के लिए। ठीक है। आपका 2024-25 टू 2030-31 तक के लिए। ठीक है, 7 साल का पीरियड है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि क्रिटिकल मिनरल जो है ना, क्रिटिकल मिनरल, इसका माइनिंग, इसका एक्सट्रैक्शन करवाना। ठीक है, प्रोसेसिंग पर फोकस करना, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है क्रिटिकल मिनरल्स का, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इसको भी कम करना। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर जो है, उसको भी कहीं कहीं इंक्लूड करना, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल मिनरल मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अच्छा, इसका जरूरत क्या है? क्रिटिकल मिनरल का मतलब जो है, ये होता क्या है, एक बार देख लीजिए इसको, कॉन्सेप्ट को। ये जो क्रिटिकल मिनरल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका जो मेन है, जैसे अगर सोलर पावर का कॉन्सेप्ट है, तो ये तो इन जनरल कॉन्सेप्ट है। सोलर पावर में आपको जो फैब होता है, जो सोलर फैब होता है, उसमें जो सिलिकॉन का जो फैब होता है, उसमें आपको क्रिटिकल मिनरल की जरूरत पड़ेगा। सिमिलरली जो विंड प्रोजेक्ट्स होता है, उसमें आपको मैग्नेट जरूरत पड़ता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। ठीक है। तो ये जो मैग्नेट को जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें आपको जरूरत पड़ता है क्रिटिकल मिनरल। सिमिलरली देखिएगा तो आप आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ईवीज है, इसमें आपको बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग में जरूरत पड़ेगा, लिथियम का जरूरत पड़ता है। अभी अभी जो कोर जो कॉन्सेप्ट है आपका ईवीज का, ये आपका लिथियम बेस्ड है। ठीक है। अच्छा, जो टारगेट है इन सबका, जैसे विंड एनर्जी से जो टारगेट है, ये 2030 तक 140 गीगावाट का टारगेट है। सिमिलरली सोलर का जो टारगेट है, ये आपका 64 गीगावाट अभी है। ठीक है। इसका टारगेट क्या है? इसको भी 100 गीगावाट करना है। ठीक है, बाई 2030। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन कंपनी इन अ returns from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholder। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अगर बॉन्ड होल्डर है, देखिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जो फंड है ना,
आप कैपिटल मार्केट से तो 3 तरह से बोरो कर सकते हैं, या तो आप इक्विटी के थ्रू, इक्विटी का मतलब हो गया आप शेयर के थ्रू, और नहीं तो बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं, इनका इनका जो राइट्स है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, ये ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं। यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बॉन्ड होल्डर्स है, इन केस बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स, क्योंकि ये इक्विटी फंड है स्टॉक होल्डर्स का जो है, इसलिए ये इनका राइट्स जो है एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स ये कम है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, स्टेटमेंट वन। फिर है बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। हाँ, ये भी स्टेटमेंट है। इक्विटी, स्टॉक होल्डर्स क्या है, इक्विटी है, मतलब कंपनी के का जो भी रिसोर्स है उसमें इक्वल उनका पार्टनरशिप है। तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट टू सही है। फॉर repayment purpose bond holders are prioritized over stock holders by a company। हाँ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये जैसे अभी हम लोग बात किए। तो क्या बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। हाँ, एकदम सही है, ठीक है। तो आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अकाउंट्स फॉर लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस, ऑप्शन एक्सट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। ये तो स्टेटमेंट, हाँ ये तो ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। इंडिया अकाउंट फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी, ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। हाँ, ठीक है। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट। हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि बीच में फॉर द टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट वर्ड लिखा हुआ टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, जो 2024 का जो अर्ली पीरियड था फर्स्ट क्वार्टर के समय, कुछ समय के लिए इंडिया का जो स्टॉक मार्केट था ना, ये फोर्थ लार्जेस्ट हो गया था, ठीक है। एज ऑफ नाउ ये फिफ्थ लार्जेस्ट है, तो फोर्थ लार्जेस्ट हो गया था, और ये हांगकांग को भी ओवरटेक कर गया था, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन जनरल अगर देखिएगा तो ये आपको स्टेटमेंट रॉन्ग लगेगा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन की तरह कुछ दिन के लिए था। तो टू भी सही है, वन भी सही है, तो 1 2 सही है, 1 2। अब ऑप्शन नंबर बच गया ए और डी। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप देखते होंगे, नो रेगुलेटरी तो बॉडी तो नहीं है, सेबी देखती है, ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टर्स के को प्रमोट करने के लिए भी 2024 में स्कीम लाया गया था, और ये किसका काम है, तो सेबी देखती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो थर्ड रॉन्ग हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये स्टेटमेंट ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी का तो काम ही है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी से होता क्या है, रिसोर्स को बार बार यूज किया जाता है, एक ही रिसोर्स को बार बार यूज किया जाता है, जिसके कारण कि मान लेते हैं इस रिसोर्स का बार बार यूज हो रहा है, तो उसको, उसका जो फॉर्म है उसको चेंज करके, तो इसका जो प्रोडक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज होता है ग्रीन हाउस गैस का, वो नहीं होगा, जिसके कारण कि ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स। ये भी तो सही है, ये अभी जो हम लोग बात किए। फिर सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, ये भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट है एकदम। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, ये तो है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ही यही है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ही यही है कि या तो ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा, और पहला चीज, दूसरा चीज रिडक्शन कर देगा गवर्नमेंट का एसेट्स का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, तो 1 सही है। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, देखिए दोनों ही केस में अगर बोरोइंग आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट से आपका दो चीज होता है, पहला लायबिलिटी बढ़ जाता है गवर्नमेंट का, नहीं तो एसेट जो है, गवर्नमेंट का एसेट जो है ये कम हो जाता है। तो पहला केस में बोरोइंग में क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगा, उधारी लिया है गवर्नमेंट, तो क्या होगा, लायबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर। और डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट में होता क्या है, जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडियरीज है, जो कंपनीज है, वो क्या हो जाता है, उसको प्राइवेट सेक्टर का, उसको उसका कुछ शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो एसेट है ये कम हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट सेकंड सही है, ये दोनों, ये तो होगा अपनी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट जो होता है लोन पर, वो लायबिलिटी नहीं, नहीं, ये कैसे होगा, ये लोन पर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये तो अच्छा, ये तो अच्छा चीज, पॉजिटिव चीज है इसमें, इससे तो ये दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो थर्ड तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है।
राजा राम मोहन रॉय। He possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East। हाँ, बहुत अच्छा है। ईस्ट मतलब आपका जो ये आपका एशिया का पार्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू आप जो वेस्टर्न नेशन है उनके कॉन्सेप्ट में है। तो ये इसका आपका बेस्ट एग्जांपल है। इन्होंने एक बुक लिखा था, वेदांत ग्रंथ। वेदांत ग्रंथ क्या, फिर उसी तरफ है, और एक बहुत सारे इन्होंने लिखा था, जैसे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। मोनोथिस्ट्स ये भी इन्हीं का बुक है। तो इस तरह का है, और ये डायरेक्टली आपको ये दिखा रहा है कि इनका जो ट्रेडिशनल जो कल्चर था उसके प्रति इनका रिस्पेक्ट था। तो स्टेटमेंट वन तो एकदम सही है। तो वन सही है। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन। हाँ, ये भी ठीक है। ये तो जनरल स्टेटमेंट, और ये कह रहा है कि आपका जो रिलीजियस इनलाइटनमेंट, ठीक है, इनलाइटनमेंट का जो कॉन्सेप्ट था आपका, जो मॉडर्न इंडिया का जो स्टार्टिंग फेज था, ठीक है, 1770s के अराउंड, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है राजा राम मोहन रॉय का, ये आपका 1772 से 1833 का है। तो इस टाइम पीरियड में आपका जो कल्चरल रेनेसां का कॉन्सेप्ट था इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, और उसका मीनिंग ही, कोर कॉन्सेप्ट ही यही था। ठीक है, ये सभी जो भी आपका जो एक्शन है वो किस पर होना चाहिए, रैशनल कॉन्सेप्ट होना चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच पर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोग्राम, अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से है। नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, हाँ, तो बाइकआउट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन लॉ, हाँ, ये तो ठीक है। ये तो है, नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ, लॉ कोर्ट जो सरकारी जो लॉ था, कोर्ट जो था उसको हटाना, उसको नेग्लेक्ट करना, और फॉरेन क्लोथ्स को भी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ये स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है नॉन कॉपरेशन में, हाँ, ये भी था। फिर है रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, नहीं नहीं, रिटेंशन नहीं, रिटेन कैसे करना, इसको तो क्या करना था, सरेंडर करना था। ठीक है, सरेंडर करना था, तो ही ना आप नॉन कॉपरेट कर पाइएगा। तो थर्ड तो होगा नहीं। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, हाँ, ये लोकल लेवल पर आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम सही था। और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अगर आप लोकल लेवल पर, पंचायत लेवल पर अगर आप डिस्प्यूट को सेटल कीजिएगा, तो लॉ जो कोर्ट्स था जो ब्रिटिश स्टेब्लिश किए थे, उसका क्या हो जाएगा, बाइकआउट होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 है, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अर्घट्टा। अच्छा, अर्घट्टा का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, एक इसका सिंपल एक एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं ये रन है, रिवर फ्लो का रन ऑफ है, ठीक है, इस तरह से नदी बह रही है। ठीक, यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया जाएगा, ठीक है, और ये राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें इस तरह का कुछ अटैचमेंट किया जाएगा, इस तरह का। ठीक है, इसका सिंपल ऐसे समझिए, इसको अरेंजमेंट इस तरह का किया जाएगा। ठीक है, सॉरी, इस तरह का। और इसमें होगा क्या, ये जो एक तरह का, इसको सर्कुलर व्हील समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये हिंज्ड है, सपोर्टेड है, और ये जब ऐसे इस तरफ से मूव करेगा, मान लेते हैं, तो ये देखिए, ये जब ऐसे मूव करेगा तो ये पानी को उठाएगा और ये पानी को इसमें भर जाएगा। ये घूमेगा जब, तो पानी यहाँ रहेगा, ये पानी यहाँ रहेगा, और ये जब आएगा तो इस एरिया में ये पानी को गिरा देगा, और फिर ये यहाँ से कैनाल के थ्रू, नहर के थ्रू आपके खेत में चला जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है अर्घटा का। इसी को अर्घट बोलते हैं। अर्घट मतलब अच्छा, घट का मतलब क्या होगा, घड़ा, मतलब अर्थन पॉट। अर्थन पॉट। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा, वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर पुली, नहीं, लेदर बैग नहीं, अ लार्ज व्हील विद अर्थन पॉट्स, हाँ, ये होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी। ठीक है, आंसर इसका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैज अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ मताविलास, विचित्रचित्त एंड गुणभद्र। तो महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन और सिंह, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। क्यों क्यों, अच्छा, महेंद्र वर्मन के बारे में कुछ कुछ देख लीजिए, जैसे ये पल्लवा रूलर थे। ठीक है, ये पल्लवा रूलर्स थे। ठीक है, और बहुत, ये क्या था, पैटर्न थे किसके, आर्ट के, आर्ट के। ठीक है, क्योंकि ये खुद भी म्यूजिशियन थे और पोएट थे। ठीक है, और महेंद्र वर्मन के रिगार्डिंग एक चीज और है, कि जो पुलकेशन टू जो थे, पुलकेशन सेकंड को इन्होंने डिफीट किया था, डिफीटेड पुलकेशन टू। ठीक है, और महेंद्र वर्मन के द्वारा जो लिखा गया है, ठीक है, इन्होंने लिखा था मताविलास, मताविलास प्रहसना। ये क्वेश्चन, प्रहसना, ये क्वेश्चन जो है ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया है, और बीपीएससी का भी प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, फिर है आपका, इन्होंने केव टेम्पल जो है महाबलीपुरम में, केव टेम्पल इन महाबलीपुरम,
इसका भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया था, कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था। ठीक है। और ये इनका जो जो है ना, ये फॉलोवर थे जैनिज्म में, जैनिज्म का। ठीक है। चलिए, और शुरू में ये जैनिज्म का फॉलोवर थे और बाद में ये कन्वर्ट हो गए थे सैविज्म के थ्रू। सैविज्म में मतलब हिंदुइज्म में भी ये फिर इनका अट्रैक्शन हो गया था। ठीक है। और जो इनको जो कन्वर्ट करवाए थे, कन्वर्ट या टुवर्ड्स जो सैविज्म के थ्रू किए थे, वो थे सेंट का नाम था आपका अपार। अपार। ठीक है। ये जो सेंट का जो नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीसीएस में, प्रीलिम्स में। ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान। फाहियान, द चाइनीज पिलग्रिम्स ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये तो आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड, या इसी का पूरा नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त से ही रिलेटेड है आपका प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। और इसके इसी के कोर्ट में, समुद्रगुप्त के ही कोर्ट में कौन थे? हरि सेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। ठीक है। और जैसे कुमार गुप्त वन क्यों फेमस है? तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये अभी का प्रीलिम्स जो होने वाला है, हो सकता है उसमें उससे रिगार्डिंग इस पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। फिर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये तो लास्ट के हैं गुप्ता पीरियड के। चलिए, ये हो गया फाहियान। अच्छा, जैसे फाहियान है ना, उसी तरह हेनसांग था। हेनसांग, ये किसके टाइम पीरियड में आया था? तो ये आया था आपका हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो है, ये आपका 7th सेंचुरी एडी का बात हो रहा है। वेर जो ये चंद्रगुप्त सेकंड का बात हो रहा है, ये आपका 4th सेंचुरी के अबाउट का बात हो रहा है। 4th सेंचुरी एडी। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of श्रीविजया? अच्छा, श्रीविजय किसको बोला जाता है? जो आज का मलाया रीजन है, मलाया, मलाया मतलब इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, उसको बोला जाता था श्रीविजया। ठीक है। या पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया का जो मेजोरिटी पार्ट था, उसको एक समय श्रीविजय बोला जाता था। द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट, ठीक है, विच रूल्ड द मलाय पेनिनसुला, देखिए हाँ, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग कंट्रीज। Who among the following led a successful military campaign अगर, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये चोला एम्पायर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, चोलाज। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है किसने ये सब जो स्टेट्स था, उसको किसने कैंपेन इसके अगेंस्ट चलाया था? और कैंपेन ही नहीं चलाया था, बहुत सारा जो पार्ट था इनका, वो भी हड़प लिया था कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? अमोघ वर्षा नहीं, राष्ट्रकूट नहीं, प्रताप रुद्र नहीं, ककाटिया, राजेंद्र वन। हाँ, ये स्टेटमेंट, ये आंसर होगा। और राजेंद्र वन थे कौन? तो ये राजा राजावन, राजा राजावन जो थे, उनका, उनके बेटे थे राजेंद्र वन। और राजा राजावन क्यों फेमस थे? क्योंकि ये आपका श्रीलंका का बहुत सारा पार्ट को इन्होंने कब्जा लिया था। ठीक है। फिर राजा राजावन ही बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर, ठीक है, टेम्पल को क्या किया था? बनवाया था। बृहदेश्वर टेम्पल का ही दूसरा नाम क्या है? राजा राजेश्वरी, राजा राजेश्वरी टेम्पल। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, चोलास के बारे में बोला जाता है कि ये जो चोलास थे ना, ये इतना पावरफुल था इनका नेवी, कि जो बे ऑफ बंगाल रीजन, हम सोच कर देखिए, पूरा बे ऑफ बंगाल रीजन को ये बोला जाता, ये बोलते थे चोला लेक। ठीक है, चोला लेक। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया आपका राजेंद्र वन। ठीक है। और ये तो खैर बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये फैक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया 600 टू इतना बीसी, कंसीडर द फॉलोइंग। अच्छा, टेरिटोरियल रीजन और रिवर फ्लोइंग इन द रीजन। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये सब जो है ना, एक तरह का ये, हाँ, अस्मक है, कंबोज, अवंती और कोसी, ये सब सब महाजनपद है। ठीक है, महाजनपद का जो कॉन्सेप्ट है, महाजनपदा, ये सब है। अच्छा, अस्मक कहाँ था? तो अस्मक आपका ये आपका महाराष्ट्र रीजन जो आज का है, वहां पर था। ठीक है। और ये अस्मक क्यों सबसे इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये साउदर्न मोस्ट महाजनपद था, साउदर्न मोस्ट महाजनपद। इसके नीचे कोई महाजनपद नहीं था। जो हम लोग जो 16 महाजनपद का है जो कॉन्सेप्ट है, अंगुत्तर निकाय में आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ है, तो अंगुत्तर निकाय में। फिर अस्मक जो है, ये आपका ठीक है, गोदावरी ठीक है। ठीक है। फिर आपका कंबोज, कंबोज कहाँ था? तो आज का जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला पार्ट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, वहां था कंबोज आपका। ठीक है। तो यहाँ विपास नहीं, नहीं, विपास रिवर नहीं था यहाँ। यहाँ था आपका झेलम रिवर, वितस्ता, वितस्ता, वितस्ता का ही नया नाम है झेलम। ठीक है, झेलम रिवर यहाँ से ये बहती है। फिर अवंती, अवंती कहाँ है आपका? आज का एमपी जो उज्जैन है। ठीक है, वो था अवंती। और यहाँ से अवंत, आप सोच कर देखिए, अब उज्जैन से आपका महानदी तो नहीं बहती है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ उज्जैन में आपका सिप्रा रिवर बहती है, सिप्रा रिवर। और यहाँ पर क्या है, अभी जो ज्योतिर्लिंग है वो है आपका महाकालेश्वर, महाकालेश्वर।
कालेश्वर। ठीक है, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका एईडीओ का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड। फिर है आपका कोसाल। कोसल वाला जो पार्ट है, ये आपका यूपी में जो अयोध्या का जो रीजन है ना, वहां पर था ये महाजनपद अयोध्या। ठीक है, और यहाँ पर सरयू रिवर बहती है, ये तो क्लियर है। तो ये दो ऑप्शन गलत है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू। क्लियर है? एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल। फर्स्ट फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेट अप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पालुस्कर। तो ये आपका लाहौर में किए थे। ठीक है, ये लाहौर में, ये थोड़ा सा अनइवन क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इसको आप सॉल्व ही कीजिए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इन जनरल अगर आप देखिएगा तो ये विष्णु दिगंबर पालुस्कर, ये लग रहा है कि दिल्ली ग्वालियर या उज्जैन वाले रीजन हो गए, इसका आंसर लाहौर होगा। ठीक है, इसको अच्छा, ये कौन थे? कौन? तो विष्णु दिगंबर पालुस्कर जो थे, इनको पायोनियर बोला जाता है। पायोनियर ऑफ हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, और अच्छा, इनका एक और कॉन्सेप्ट था जो विष्णु दिगंबर पालुस्कर था, इनका ये कॉन्सेप्ट था, ये जो घराना सिस्टम जो था ना, म्यूजिक का घराना सिस्टम या घराना, हाँ, घराना सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था कि आपको कोई टीचर के अंडर में आपको डेवलप करना है खुद को। तो ये इनका जो कॉन्सेप्ट था, ये इनका बोलना था कि जरूरी नहीं कि आप किसी घराना स्टाइल से जुड़िए, उसके बाद ही आप सीख सकते हैं म्यूजिक। ठीक है, तो ये इनका ये कॉन्सेप्ट था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। अशोक अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका, राजुका एंड युक्त वेर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द, अच्छा, प्रदेश का मतलब जो है ना, अशोक के का जो मौर्यन पीरियड का बात हो रहा है यहाँ। मौर्यन पीरियड में जो प्रदेश का मतलब होता था, वो होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो राजुका, युक्त और प्रदेशी का क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसी से आप पकड़ सकते हैं, अगर आप मॉडर्न पीरियड अच्छे से पढ़े होंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अच्छा, इनका काम क्या होता था? जैसे प्रदेशिका जो थे, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। राजुका का क्या काम था? रेवेन्यू और साथ में जुडिशियल, दोनों को देखना। फिर युक्त, आयुक्त का जो आज का जो कॉन्सेप्ट है आयुक्त का, इनका जो ओरिजिनल काम पहले होता था वो था आपका एडमिनिस्ट्रेशन और आपका रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, आयुक्त, इस तरह से आप याद सकते हैं युक्त। ठीक है, प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू एनसीएम। अच्छा, देखिए 2025 में एक क्वेश्चन पूछा, इससे पहले एक और दो क्वेश्चन हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो पहला स्टेटमेंट है, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये ठीक है, कांग्रेस ने इस तरह का अपना जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, ये कहा, तो ये नागपुर सेशन में, नागपुर सेशन 1920 में हुआ था। ठीक है, और ऐसे एक क्वेश्चन आप ये भी आता है कि इससे नागपुर सेशन में आपका जो स्वराज का जो एनसीएम का जो कॉन्सेप्ट था, ये आपका स्पेशल जो सेशन हुआ था उसमें लिया गया था, नागपुर सेशन में नहीं। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्वराज का ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये आपका नागपुर सेशन में हुआ। फिर सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज टू बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू, हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ये आपका महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा था कि अगर एक साल के अंदर अगर स्वराज नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज जो है एनसीएम का, जैसे सिविल डिसोबीडियंस या फिर पेमेंट नहीं करना टैक्सेस का, नॉन पेमेंट। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, और ये जो और ये हुआ भी बाद में, आप देखिएगा जो सीडीएम जो है, सीडीएम 1930s में स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जो ये नॉन पेमेंट जो टैक्सेस का था, ये आपका बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह, उसमें नॉन पेमेंट जो था टैक्सेस का, इसको बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन और नॉर्थ मैसेडोनिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ नाटो? अच्छा, ये न्यूज में रहा था पिछले साल, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाटो का, जैसे सर्बिया सर्बिया तो नहीं होगा, सिंपल सा है। ठीक है, और स्वीडन तो अब ये न्यूज में था 2024 में, क्योंकि ये 2024 में नाटो को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये तो होगा, स्वीडन होगा। नॉर्थ मैसेडोनिया इससे पहले का पार्ट है, नॉर्थ मैसेडोनिया। अच्छा, नॉर्थ मैसेडोनिया से रिलेटेड एक और था,
ये ग्रीस से इसका डिस्प्यूट था नाम को लेकर, ये नॉर्थ मैसेडोनिया इन्होंने रख लिया था अपना नाम और ग्रीस नहीं चाहता था ये। तो ये आपका 2020 से ही ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है? और नॉर्थ मैसेडोनिया जो है 2020 में जॉइन किया है नाटो को। तो ये होगा। क्रोएशिया क्रोएशिया भी है, क्रोएशिया बहुत पुराना है, ठीक है? बुल्गारिया भी है, ऑस्ट्रिया नहीं है, नाटो का मेंबर ऑस्ट्रिया नहीं है, ठीक है? ये आपका ऑस्ट्रिया जो है ये रिलेटिवली आपका ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है, ठीक है? तो ऑस्ट्रिया को जरूरत नहीं है, तो ऑस्ट्रिया हटा दीजिए और सर्बिया हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा ओनली 4, ठीक है? अच्छा, नाटो से रिगार्डिंग कुछ कुछ देख लीजिए फैक्ट। नाटो से रिगार्डिंग कुछ कुछ फैक्ट देख लीजिए कि जैसे जो नाटो है ये 1949 में बना था और ये एक तरह का मिलिट्री मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों दोनों के बेसिस पर अलायंस बनाया गया है, ठीक है? और इसमें एज ऑफ नाउ अभी 32 मेंबर्स है, ये न्यूज में है। 32 मेंबर्स और कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट है इनका, कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज एंडीज माउंटेन पास। अच्छा, एंडीज माउंटेन से रिगार्डिंग, तो ये देखिए ये है आपका एंडीज माउंटेन, ये आपका साउथ अमेरिका, ऐसे ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ है वेनिजुएला, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, वेनिजुएला से आपका एंडीज स्टार्ट होता है और इस तरह से एकदम वेस्टर्न जो कोस्ट रीजन है, कोस्टल रीजन है, यहाँ से पूरा चलते हुए एकदम एंड तक जाएगा, चिल्ली तक, ठीक है? और इधर इस तरफ अर्जेंटीना है, उसका भी कुछ पार्ट इसमें लगता है, अर्जेंटीना का भी। तो यही है आपका एंडीज माउंटेन और वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज, ठीक है? तो बोलीविया, ब्राजील तो नहीं होगा, ब्राजील आपका इधर है, ठीक है? ईस्टर्न रीजन में, तो ब्राजील नहीं होगा। और इक्वेडोर, इक्वेडोर, हाँ इक्वेडोर होगा। वेनिजुएला तो होगा क्योंकि वेनिजुएला यहाँ पे यहीं से स्टार्ट होता है एंडीज, तो ये होगा। बोलीविया भी होगा। कोलंबिया यहाँ पर है, इसके बगल में कोलंबिया, तो ये भी होगा कोलंबिया। पराग नहीं होगा, पराग इस तरफ है, हाँ परागवे है, उरुग्वे है, ठीक है? परागो नहीं होगा। सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ओनली 4। अच्छा, अब इसके रिगार्डिंग जैसे इसी चैनल पर हम लोग एटलस का पूरा एक सीरीज चलाए हैं, वो आप देख सकते हैं। उसमें हम लोग वर्ल्ड एटलस और इंडियन एटलस को पूरा डिटेल में कवर किए हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं। चलिए, अच्छा इसमें जो है ये आपका एंडीज माउंटेन के जो वेस्टर्न साइड है, सॉरी हाँ वेस्टर्न जो साइड है, उसमें आपको मिलेगा आपका अटाकामा डेजर्ट, सॉरी हाँ अटाकामा डेजर्ट, ठीक है? अटाकामा डेजर्ट। और ये वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट है, वन ऑफ द ड्राइएस्ट, वन ऑफ द नहीं, ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे सूखा जो डेजर्ट है वो है आपका अटाकामा डेजर्ट, ठीक है? ये चिल्ली वाला जो रीजन है यहाँ पे मिलता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। Which of the consider the following water bodies: लेक तंगानिका, लेक टोनले सैप और पटूस लगून। पटूस लगून जो है ये आपका ब्राजील में है, ठीक है? ब्राजील में है, ठीक है? और क्वेश्चन पूछता है थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास। अच्छा, इक्वेटर पास कहाँ से करता है? अच्छा, तंगानिका कहाँ है? तो ये आपका तंजानिया, तंजानिया इस तरह से याद कर सकते हैं। तंजानिया हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी और बुरुंडी, बुरुंडी, इन तीनों नेशन में ये फैला हुआ है लेक तंगानिका, ठीक है? और ये क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर लेक कौन कौन से, तो फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है? और ये आपका इक्वेटर से तो पास ही नहीं करता है। फिर है लेक टोनले सैप, लेक टोनले सैप ये आपका कंबोडिया में है। और कंबोडिया जो है ये आपका इक्वेटर के ऊपर है, साउथ ईस्ट एशिया का जो कंबोडिया वाला जो पार्ट है ये इक्वेटर से ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। टूस लगून जो है ये ब्राजील है, और ये ब्राजील जो है आपका अबाउट 30 डिग्री साउथ में है, इक्वेटर के बहुत नीचे है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? नन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्मरिक। अच्छा, टर्मरिक हो गया आपका हल्दी, ठीक है? हल्दी से रिलेटेड। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। हाँ ये ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, और ये आपका इंडिया ईयर बुक में ये फैक्ट दिया हुआ था, ठीक है? अच्छा, इस साल के लिए 2027 के, सॉरी 2026 के लिए इसी चैनल पर आपको इंडिया ईयर बुक से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, फिर इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, ये तीनों का एक ही वीडियो में, मतलब सेशन वाइज एक ही वीडियो के थ्रू हम लोग उसको कवर किए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी था और एक्सपोर्टर था टर्मरिक का, और मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये जो टर्मरिक है ना, ये आपका मोस्टली जो सेंट्रल इंडिया और जो आपका डेक्कन प्लेटो है वहां पर बहुत एक्सटेंसिवली होता है टर्मरिक, हल्दी। अच्छा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु और मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसर्स के, हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है?
इसका आंसर क्या होगा? डी। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है, जैसे जो टर्मरिक जो है ना, इसका इंडिया जो है ये 65% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है, ये आपका दिया हुआ था इंडिया ईयर बुक में लास्ट ईयर का। ठीक है, 65% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसको कवर करता है इंडिया। और जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूसर है, एज अ प्रोड्यूसर 80% ऑफ वर्ल्ड जो प्रोड्यूस होता है ये इंडिया करता है टर्मरिक का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ द फेनोमेनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ये किसने दिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया था अल्फ्रेड अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर 1912 में। इसके बाद जो थ्योरी आया था वो था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये दिया था हैरी हेस। हैरी हेस, ये 1960s में आया था ये थ्योरी। तो सबसे जो पुराना थ्योरी है ये है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सीडीटी। तो ये बोल रहा है इसका फेनोमेना का एविडेंस क्या है, तो ये आपका कोर ज्योग्राफी का एकदम इनिशियल पार्ट अगर आप स्टार्टिंग पढ़िएगा तो ये आपको उसी में मिलेगा। तो द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका, ये ठीक है। जैसे अगर आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो ये आपका हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, फिर है ये आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका एशिया, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आप देखिएगा बोल रहा है द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट, ये हो गया आपका ब्राजील कोस्ट। ये मैच करता है वेस्टर्न अफ्रीका से, ये है आपका वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट। तो ये दोनों मैच करेगा ही बिल्कुल, क्यों क्यों आज करता है, क्यों करता है देखियो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, लॉक कर लेगा। और यही थ्योरी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये इसी पर बेस्ड है कि कॉन्टिनेंट्स जो है, ये कॉन्टिनेंट और ये कॉन्टिनेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स जो है जियोलॉजिकल टाइम, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट कर गया। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राजील प्लेटो। घाना इस तरफ है और ब्राजील यहाँ है। व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, हाँ तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ का जो बहुत सारा डिपॉजिट है वो आपको इस रीजन में भी मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड भी सही है। फिर है द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, हाँ ये भी ठीक है। ये जो अंटार्कटिका है ना, ये भी आपका गोंडवाना का पार्ट था। तो गोंडवाना का क्या क्या पार्ट था एक बार देख लीजिए इसको। ये हो गया, ये था। ठीक है, फिर आपका ये ऑस्ट्रेलिया भी था। ये आपका अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ये था, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट था। और इंडिया का ये जो डेक्कन पार्ट है ना, ये भी था एक समय किसका पार्ट, गोंडवाना का पार्ट था। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, 1, 2 एंड 3। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, हाँ ये तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पोलर रीजन से जो डस्ट पार्टिकल जो है ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन कहाँ है, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये आपका टेम्परेट रीजन। और सब ट्रॉपिकल हो गया इसके नीचे, सब ट्रॉपिकल ये वाला पार्ट है, ये है आपका टेम्परेट पार्ट। इस रीजन में जो है ज्यादा डस्ट पार्टिकल होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल रीजन, ये वाला जो पार्ट है, और यहाँ से। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना यहाँ पर ड्राई विंड्स बहता है। ठीक है, यहाँ ड्राई विंड्स होता है। वेरस जो ये इक्वेटोरियल पार्ट है यहाँ पर मानसून, सॉरी मानसून नहीं, रेनफॉल जो है ये रेगुलर टाइम पीरियड पर होते रहता है, जिसके कारण जो डस्ट है वो सेटल कर जाता है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, ये स्टेटमेंट नहीं, कम नहीं है, ये तो ज्यादा है ना। ये जो अभी हम लोग बात की यहाँ पर जो ड्राई विंड्स है ये ज्यादा होता है, तो लेस तो नहीं होता, मोर होता है। ठीक है, और यही स्टेटमेंट इस चीज को जस्टिफाई करता। तो स्टेटमेंट 2 है 1, अच्छा दो स्टेटमेंट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नहीं आर करेक्ट, ये भी नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नहीं ये भी नहीं, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, सॉरी सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, 1 तो सही है ना, 2 गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 है, इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटरवर्ड while क्रॉसिंग द लैंड मास एंड पोलवर्ड while क्रॉसिंग द ओशन, हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब होता है आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्म। क्वेश्चन बोल रहा है जनवरी के समय में, जनवरी के समय होता क्या है, सन जो है ये टिल्ट हो जाता है, और जो साउदर्न पार्ट जो है ये साउदर्न पार्ट की तरफ ज्यादा सन का फोकस होता है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ स्लैंटिंग सन रेस पड़ता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सन है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ इस तरह से झुका हुआ है,
ये वाला हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। ठीक है, ये आपका मार्च है, ये जून है, ये सितंबर है और ये दिसंबर है। यही आपका रेवोल्यूशन से कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सन है। अब सन का जो डायरेक्ट रे पड़ेगा ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है एज कम्पेयर टू, ये दिसंबर का बात है, मतलब जनवरी के अराउंड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म जो है ये इक्वेटर वर्ड बेंड कर जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और जब ये लैंड मास, क्यों, क्योंकि लैंड मास जो है ये आपका जल्दी ठंडा हो जाता है, इसका स्पेसिफिक हीट जो है ये कम होता है एज कम्पेयर टू जो ओशन है। तो यहाँ पर जो लैंड मास है ये जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण कि आइसोथर्म नजदीक आ जाता है, इक्वेटर वर्ड हो जाता है एज कम्पेयर टू जो ओशंस है। तो स्टेटमेंट वन तो सही है। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जैसा अभी बात की है कि ओशन जो है, पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है ये ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंड मासेस। तो जो पानी है ये ज्यादा देर तक गर्म रहेगा, तो गर्म रहेगा, इसके इसके ऊपर जो एयर है ये भी गर्म रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड टू करेक्ट स्टेटमेंट वन। आंसर ये हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। ये बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable और least permeable। हाँ, एकदम सही है। क्ले से ही आपका घड़ा बनता है, जो आपका अर्थन पॉट का जो कॉन्सेप्ट है, और ये इम्परमिएबल है। ठीक है, मोस्टली इम्परमिएबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वर्ड यूज किया, और लीस्ट परमिएबल। ठीक है, कंप्लीटली नहीं है, लेकिन ये इम्परमिएबल रॉक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन तो एकदम सही है। और चौक आप देखते होंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप चौक को किसी भी पानी में या कोई भी फ्लूइड के ऊपर रखिएगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्यों कर पाता है, क्योंकि परमिएबल है। ठीक है, फिर है स्टेटमेंट टू, चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। हाँ, ठीक है, ये तो अभी हम लोग बात की, देखिए यही वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। ये बहुत नॉट एट ऑल, ये गलत है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो जो मिट्टी का जो बर्तन होता है घड़ा, उसमें फिर पानी आप देखते होंगे बार बार में पानी पानी आ जाता है, तो ये अगर ऐसा होता तो ये नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो इसका क्या होगा, स्टेटमेंट टू इज सॉरी स्टेटमेंट थ्री इज रॉन्ग। तो बोथ स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री आर करेक्ट, नहीं ये तो होगा नहीं। बोथ इतना एंड इतना आर करेक्ट, ये भी नहीं होगा। सी है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट टू एंड थ्री इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन। हाँ, आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विदाउट द एटमोस्फेयर टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ्स सरफेस। बिलो तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर का, सॉरी एटमॉस्फेयर का यही काम ही है कि ये जो एक्स्ट्रा रेडिएशन है ना सन का, इससे अर्थ को बचाता है। ठीक है, तो अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वन तो रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो गया, तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो आंसर इसका हो जाएगा टू एंड थ्री। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। हाँ, ये सही है, यही रीजनिंग है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का, atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good in absorbing and trapping radiation। ये भी ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट आपका ग्रीन हाउस गैस का। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का, और यही कारण है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है आपका, क्लाइमेट चेंज का जो फेज है वो स्पीड हो गया है। ठीक है, तो टू एंड थ्री स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये क्या बोल रहा है। अच्छा, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये 2020 सॉरी 2014 में आया था। ठीक है, तो ये बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस काउज आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर। हाँ, सुन चाहिए ये, और जनरल स्टेटमेंट है, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ऑब्जेक्टिव ही यही था। ठीक है, कि जो रूरल पुअर, जो रूरल हर्डर्स हैं, उनको क्वालिटी सीमेंट प्रोवाइड करना और इंडिजीनियस ब्रीड को और अच्छा बनाना या प्रमोट करना। ठीक है, फिर है, इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन द साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा वन एंड टू, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कोर कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और ये 2014 में इसी ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। हाँ, ये ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विथ लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। हाँ, ठीक है, सीमेंट के लिए आपको सिलिका का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और ये इसको लाइमस्टोन से मिक्स करना पड़ता है, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। ठीक है, सीमेंट अगर आप ज्योग्राफी पढ़िएगा, रॉ में सॉरी
आपका जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो उसमें ये चीज़ क्लियर कट है। और सीमेंट का जो रॉ मटेरियल वो सिलिका है, लाइमस्टोन दोनों ही है। ठीक है। स्टेटमेंट 3 बोलता है कि लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, ये ठीक है। सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइमस्टोन को कन्वर्ट किया जाता है लाइम में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन। एक सेकंड। स्टेटमेंट 1 जो है ये आपका बोल रहा है, अच्छा, स्टेटमेंट 1 जो है ये आपका कार्बन एमिशन से रिलेटेड है, वेयर एज ये दोनों जो है ये आपका सीमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। दोनों तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको समझ आएगा कि इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, लेकिन इसमें तो एज सच इज कन्वर्टेड इनटू नहीं नहीं सॉरी, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन। तो है ये स्टेटमेंट फिर रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट होगा सही। बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। हाँ, ये सही होगा। ठीक है, इस वाले प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है ये नहीं हो रहा है, ये यहाँ यहाँ हो रहा है, क्योंकि लाइमस्टोन जो है लाइम में कन्वर्ट करता है CaCO3। लाइमस्टोन का फॉर्मूला है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस केस में तो आपको कार्बन रिलीज होगा जब ये लाइम बनेगा, तो लाइम हो गया CaO। ठीक है, वेयर एज इस केस में जब सिलिका को आप मिक्स कर रहे हैं लाइमस्टोन से, तो इसमें तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं है। तो ये दोनों ही ऐसे इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए, और इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32। एट 20th COP इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड अर्थ। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ये इसलिए इंडिया ने एब्सटेन किया था इसमें से, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन था आपका जो हेल्थ सेक्टर है उसको डिकार्बोनाइज करने का। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 बोलता है COP28 जो डिक्लेरेशन था, ठीक है, इसमें ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन। हाँ, ये नहीं नहीं बाइंडिंग तो नहीं था, बाइंडिंग नहीं था, तो स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग हो गया, बाइंडिंग नहीं था। और डिकार्बोनाइज तो करना था ये तो ठीक है, लेकिन बाइंडिंग नहीं था ये। फिर स्टेटमेंट 3, इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज्ड, द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज। हाँ, ये तो इस यही कारण और इसको जस्टिफाई यही कर रहा है, 2 नहीं कर रहा जस्टिफाई। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, दोनों तो करेक्ट नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये भी नहीं है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होगा स्टेटमेंट सी। क्वेश्चन नंबर 33। Scientific studies suggest that a shift is taking place in Earth's rotation and axis। हाँ, ये भी कोर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, और ये एनसीईआरटी में भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड जो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम जो है, इसके कारण अर्थ का जो एक्सिस है इसमें कुछ चेंजेस आ रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। और जो आपका क्लाइमेट चेंज है ना, इसके कारण जो आपका स्नो जो है ग्लेशियर पिघल रहा है। जो ग्लेशियर्स था पहले पोलर रीजन्स में था लोकेटेड। ठीक है, अब जब ये पिघलेगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वेटर वर्ड शिफ्ट कर रहा है मास अर्थ का, जिसके कारण की रोटेशन जो एक्सिस है अर्थ का वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। स्टेटमेंट 1 एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 देखिए, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन CMEs, ये सन से होता है कोरोनल मास इजेक्शन, बॉम्बार्डेड द अर्थ्स आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर विथ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये तो ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, एटमोस्फेयर में इसको आप पढ़िएगा। और यही CMEs के कारण ही जो सैटेलाइट्स है ना, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो भेजा जाता है अर्थ से, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, और इस पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इनका, कोरोनल मास इजेक्शंस का। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन है जो कि सैटेलाइट को डिस्टर्ब करते हैं। फिर है स्टेटमेंट 3, एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। हाँ, ये तो अभी डिस्कस किया। तो अच्छा, फिर ये उसी तरह का है, तो दोनों सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्या है 1। हाँ, लेकिन इसके कारण जो ये नहीं हो रहा है, इसके कारण तो ये हो रहा है, इसके कारण नहीं हो रहा है। ये स्टेटमेंट इंडिविजुअल मैनर में देखेंगे तो सही है, तो 1 तो होगा नहीं। बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सॉरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है स्टेटमेंट 1, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आर्टिकल 6 जो है ये आपका बेसिक है, आर्टिकल 6 ये दोनों आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज दोनों पर ये फोकस करता है, और इसी पर बेस्ड है NDCs, जो नेशनली डिटरमाइन जो कंट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है इसी पर बेस्ड है, आर्टिकल 6 पर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स। हाँ, ठीक है,
ये अभी हम लोग जैसे बात की ये क्लाइमेट चेंज पर है, और जो कार्बन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ये इसी समय से स्टार्ट हुआ था, तो ये ठीक है पेरिस एग्रीमेंट से। फिर है आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट। ये आपका जो क्लाइमेट सॉरी जो कार्बन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको क्या करता है, एक दूसरे से इंटर कंट्री मतलब एक नेशन दूसरे नेशन को सपोर्ट करेगा कार्बन के क्रेडिट को लेकर, कार्बन क्रेडिट, ठीक है। और ये जो कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है ये नॉन मार्केट स्ट्रेटेजी में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट और दोनों ही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट वन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब, नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये नहीं करेगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एआईआई भी जो है, तो ये तो करेगा नहीं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये भी नहीं, ब्रिक्स से रिलेटेड है, तो ये पूरा इसको एशिया पैसिफिक से कोई मतलब नहीं है ब्रिक्स को। और ये हो गया आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये है आपका, ये वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, लेकिन ये भी नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडीबी। और ये जो कॉन्सेप्ट आया था ना नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस का हब का, ये आपका कोप 28 में आया था और ये न्यूज में रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर, with reference to direct air capture and emerging technologies which of the following स्टेटमेंट। अच्छा, डायरेक्ट एयर कैप्चर का मतलब होता क्या है कि कहीं से भी आप कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का किसी भी फॉर्म को अगर आप कैप्चर कर लेते हैं, इसी को आप पढ़े होंगे सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपका एनवायरमेंट का टॉपिक है। तो इस ये आप किसी भी मीन से अगर आप करते हैं तो इसी को बोला जाता है डायरेक्ट एयर कैप्चर, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका जैसे जो पुराना कोल माइंस है, ठीक है, डीप कोल माइंस है, उसके अंदर कार्बन को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट है। फिर आपका एफोरेस्टेशन, ये भी है, जितना ज्यादा आप पेड़ लगाइएगा उतना ज्यादा कार्बन आपका क्या हो जाएगा, सक होगा एनवायरमेंट से। फिर आपका मैनग्रूव, मैनग्रूव प्लांटेशन को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये सब मेथड है आपका डायरेक्ट एयर कैप्चर का। इट कैन बी यूज एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एकदम सही है। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेस, हाँ ये भी सही है। ये जो कार्बन आप कैप्चर कर रहे हैं ना, कार्बन कैप्चर कर रहे हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं प्लास्टिक प्रोडक्शन में, ये बोल रहा है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ये भी एकदम सही है। फिर इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल, हाँ ये भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तीनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटुला, टेरेंटुला का मतलब होता है मकड़ी, मकड़ी जो होता है स्पाइडर, ठीक है। टेरेंटुला एक स्पेसीज है स्पाइडर का। तो स्टेटमेंट, इट इज एन ओमनिवोरस क्रुस्टासियन, नहीं नहीं नहीं, क्रुस्टासियन नहीं है, ये आर्केनिड है, आर्कनिड, ये फैमिली है, आर्कनिड जो है ये फैमिली का नाम है। तो ओमनिवोरस तो ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्लांट का भी कुछ पार्ट खा सकते हैं, मतलब उसमें से भी ये सकआउट कर सकते हैं, और आपका कोई इंसेक्ट है उससे भी। ओमनिवोरस तक तो ठीक है, लेकिन क्रुस्टासियन ये नहीं है, आर्केनिड में आता है। तो वन तो रॉन्ग हो गया, वन रॉन्ग हो गया। अब ये दोनों, तो इससे ये पता चल रहा है कि टू पक्का सही होगा, क्योंकि इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। इट इज नेचुरल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, इट इज एन आर्बोरियल स्पेसीज, हाँ ये भी सही। आर्बोरियल का मतलब होता है जो ट्री में डेवलप करता है, ट्रीज में। और ये जो है ना पीकॉक टेरेंटुला, ये आपका जैसा पीकॉक होता है ना ब्लू और ग्रीन, उस तरह का ये दिखता है मकड़ी, पहला चीज। दूसरा चीज, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट टू लास्ट ईयर जो है ये न्यूज में था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसी तरह का इस बार भी हम लोग इसी चैनल पर एनवायरमेंट से रिलेटेड जो आपका करंट अफेयर्स है पूरे 1 साल का, वो हम लोग इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। तो इट्स नेचुरल, हाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 और 3 सही है, 2 और 3। और ये जो है ना स्पीसीज का जो आपको जो हॉलो जो होता है, हॉलो पार्ट जो होता है पेड़ का, जो कहीं कहीं जो गड्ढा उड्ढा होता है पेड़ के अंदर, उसमें ये क्या करता है, खुद रहता है, ठीक है। तो ये आर्बोरियल स्पेसीज है, ठीक, ड्वेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 हो गया, 30, क्वेश्चन नंबर 38, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा, ये तो बहुत फैक्चुअल है। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट। इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम फ्यूल कॉम्बिनेशन कंबशन, इंडिया रैंक्स सेकंड इन एशिया पैसिफिक, सेकंड बोल रहा है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है चाइना है, फिर इंडिया है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 2 तो सही हो गया, 2 सही हो गया, तो ये
पहला है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। हाँ, ये तो ठीक है। सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है वो इसी दोनों के लिए होता है, हीट प्रोड्यूस और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो कि कोल से होता है, सॉरी, कोल या फिर नेचुरल गैस से सबसे ज्यादा। तो ठीक है, 2 और 3 तो पक्का सही है। 2 3 हो गया, 2 3 हो गया। फिर आता है 1, कार्बन डाइऑक्साइड इन एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन। नहीं, ये तब गलत हो जाएगा। ये है आपका 2 टन, अप्रॉक्स 2 टन्स, 2 टन्स ऑफ CO2 पर कैपिटा। ठीक है, वेयर एज यूएस में यही चीज जो है ये इंडिया के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, पर कैपिटा जो CO2 एमिशन है वो 20 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अच्छा, ये आपका बॉटनी का है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका बोलता है कसावा। अच्छा, कसावा होता क्या? इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी को ऑब्सेशन एकदम कसावा से, और ये बहुत बार पूछा है। ये एक तरह का ना स्टार्ची रूट्स होता है कसावा का, स्टार्ची, सॉरी, जो कसावा का जो रूट्स होता है ना उससे स्टार्च को निकाला जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। कसावा जो है ये वुडी श्रब है। ठीक है, जिंजर जो है ये हर्ब विथ स्यूडोस्टेम, ये भी सही है। स्यूडोस्टेम का मतलब होता है झूठा, जो जैसे स्टेम जो है ये ऊपर होता है, लेकिन ये जब सरफेस के नीचे चला जाता है तो जो इसमें आप देखेंगे, अगर ये जिंजर मतलब अदरक का बात हो रहा है, तो अदरक का जो इस तरह का जो नोड्स होता है ना, अलग अलग नोड्स, उसको बोला जाता है स्यूडोस्टेम। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और इसी फैमिली में आता है आपका टर्मरिक भी। ठीक है, टर्मरिक हो गया आपका हल्दी, और सिमिलरली आपको मिलेगा टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, और आपको मिलेगा कार्डमम का भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कार्डमम, कार्डमम को छोड़ दीजिए, ये दोनों एकदम सही है। ठीक है, स्यूडोस्टेम। चलिए, मालाबार स्पाइनेज जो है ये क्लाइंबर है, और हर्बिसियस क्लाइंबर, और ये आपको वेस्टर्न घाट में मिलता है। ठीक है, फिर है मिंट। मिंट जो है एनुअल श्रब नहीं है, श्रब नहीं हो सकता। मिंट जो है ना ये इसका ये छोटा पौधा होता है, ये हर्ब है एक तरह का। ठीक है, और पपाया जो है ये वुडी श्रब है। नहीं नहीं, श्रब तो नहीं है, पपाया तो ट्री है प्रॉपर। ठीक है, ये आपको देखिए, ये सब जो है ना ये आपको पढ़ना होगा बॉटनी में। ये आपका 12th का जो एनसीईआरटी जो है उसमें ये कुछ कुछ अगर आपको बेसिक आइडिया रहेगा तो आपको एलिमिनेट करने में हेल्प होगा, क्योंकि ये कहीं आपको डायरेक्टली किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 1 सही है, 2 सही है, और 3 सही है, तो ये दोनों गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू प्लैनेट अर्थ, consider the following statements. Rainforest produce more oxygen than produced by oceans. नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ओशियंस तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ओशंस जो है ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद रेन फॉरेस्ट आता है। तो 1 तो गलत हो गया, तो 1 गलत है, 1 गलत है, तो इसका आंसर 2 होगा, नहीं तो नन ऑफ द अबव। एक बार चेक कर लेते हैं। मेरीन मेराइन फाइटोप्लैंक्टन एंड फाइटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। हाँ, ये ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि ओशन जो है खुद में सबसे बड़ा ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर है। ठीक है, और ये ओशन जो है अबाउट 80% जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है ये ओशन करता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये आप इन्वायरमेंट को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ये थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेरिक एयर में आपको 21% क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। वेयर जो सरफेस वाटर का बात कर रहा है, पूरे ओशन का बात नहीं कर रहा है, इसलिए सरफेस वाटर में इतना ज्यादा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। ये बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल। पावर ट्रेन व्हीकल। अच्छा, ये देखिए, इस बार जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखे थे उसमें भी ये वर्ड था अल्टरनेटिव का, मतलब जो अब के समय जो नया नया जो टेक्नोलॉजी आ गया उसको बोला जाएगा अल्टरनेटिव। वेर जो पावर ट्रेन जो व्हीकल्स है ये पुराना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है आईसी इंजन बेस्ड, मतलब इंटरनल कंबशन जो इंजन होता था उसको बोला जाता था पावर ट्रेन व्हीकल। वेर जो अब का है जो कि आईसी इंजन बेस्ड नहीं है उसको बोला जाएगा अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। इसका आंसर क्या होगा? फुल बैटरी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये भी सही है। और फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक व्हीकल का हाइब्रिड, ये भी सही है। अच्छा, ये सब ना न्यूज में रहा, और ये जरूरी नहीं है कि पिछले ही साल, ये 3 4 साल से न्यूज में है। जैसे आप ये जो फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो देखिएगा ना, ये आपका टेस्ला टेस्ला जो ये इस तरह का गाड़ी बना रही है जो कि कंप्लीटली बैटरी बेस्ड है। ठीक है, फिर है आपका हाइड्रोजन बेस्ड, ये न्यूज में रहा था 2023-24 में। टोयोटा ने लॉन्च किया था इंडिया में मिराई।
मिराई नाम का एक मॉडल लॉन्च किया था टोयोटा कंपनी ने, वो कंप्लीटली हाइड्रोजन बेस्ड था, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल है। और फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक, फ्यूल सेल का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको फ्यूल सेल बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल इस वाले जो हाइब्रिड व्हीकल का मतलब, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप अभी रिसेंट मार्केट में देखिएगा, टोयोटा हाई क्रॉस आ गया है, टोयोटा जो इनोवा है, ठीक है, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, ये जो गाड़ी है ये आपका हाइब्रिड गाड़ी है। हाइब्रिड गाड़ी है, हाइब्रिड का मतलब होता है इसमें दो तीन टेक्नोलॉजी का इमर्ज इंक्लूजन है, ठीक है। तो इस तरह का जो है इसी कॉन्सेप्ट को हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी थ्री, सी। क्वेश्चन नंबर 42, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अच्छा यूएवीज, कंसीडर ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वर्टिकल लैंडिंग समझ रहे हैं क्या इसका मतलब, जैसे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर जो है ये वर्टिकल लैंडिंग करता है, मतलब एक जगह में इस तरह से होवर करेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सेटल कर जाएगा। तो इसको बोला जाता है आपका, ये आपका हेलीकॉप्टर हो गया। तो ये आपका इस तरह से इसको वर्टिकल लैंडिंग बोलेंगे, इस तरह से वर्टिकली, ठीक है। ये रनवे में इसको दौड़ने की जरूरत नहीं है हेलीकॉप्टर का। तो इसमें बोल रहा है ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज, ऐसा तो नहीं, बहुत सारा है, जैसे इंडिया का जो रुस्तम है, इंडिया का जो रुस्तम है यूएवी है, या फिर आप देखिएगा बहुत सारे जो इंडिया ने इसराइल से भी लिया है, तो वो तो रनवे पे प्रॉपर रन करता है, उसके बाद टेक ओवर करता है या फिर लैंड करता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। फिर बोल रहा है ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटिक होवरिंग, नहीं ये भी नहीं पॉसिबल। ऑटोमेटिक होवरिंग, होवरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप हेलीकॉप्टर को देखेंगे एक जगह पर खड़ा, मतलब एक जगह पर ये हवा में कुछ देरी तक खड़ा रह सकता है, इसी को बोलते हैं होवरिंग का कॉन्सेप्ट। और ये कैसे कर पाता है, ये देखिए, एक ये रोटर हो गया ऊपर में और ये पीछे में रोटर है, इन दोनों को बैलेंस करता है, ठीक है, और उसी को होवरिंग कहते हैं। तो ऑल द टाइप्स ऑफ यूएवी, नहीं ये भी गलत है। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है, बहुत सारा आप पढ़े होंगे कि यूएवीज जो है ये सोलर बेस्ड भी है, तो जरूरी नहीं है कि बैटरी से ही चलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा नन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द above यूजुअली मेड ऑफ बैटरी कैथोड। अच्छा, कैथोड में किसका यूज किया जाता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और ये अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी जो 12th स्टैंडर्ड में है उसको बहुत अच्छे से अगर पढ़े होंगे, केमिस्ट्री का ये पार्ट है, ठीक है, फ्यूल सेल का, तो उसमें आप देखिएगा ये कैथोड जो है, इस कैथोड के रूप में आपको ग्रेफाइट प्राइमरी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैथोड। कैथोड है आपका ग्रेफाइट, कोबाल्ट, लिथियम और निकल, नहीं ये तीनों जो है ना, ये तीनों क्या है आपका एनोड है, ठीक है, एनोड का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। कैथोड में जो है ये ग्रेफाइट को यूज करता है। अच्छा, ये इसको, इसका जो बेसिक है थोड़ा सा ये समझ लीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे देखिए होता क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, इसका आंसर तो होगा आपका ओनली वन, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सॉरी, ये जो ईवीज है ना, ये ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे इन जनरल अभी होता क्या है, लिथियम आयन बैटरीज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। फिर धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, सोडियम बेस्ड हो रहा है, एल्यूमिनियम बेस्ड हो रहा है। तो ये जो लिथियम आयन बैटरीज है, इसमें दो कैथोड, सॉरी सॉरी, जो दो जो है ये आपका दो टर्मिनल होता है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो जो कैथोड है ना, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वेयर एज जो एनोड है ये आपका निगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर जो कैथोड है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो आयंस है, ठीक है, ये स्टोर किया जाता है, ये स्टोर होता है। और ये कब स्टोर होता है, व्हेन व्हेन बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि जब बैटरी को आप लगाइएगा चार्ज में, ठीक है, ये बैटरी का दो टर्मिनल हो गया। जब बैटरी को आप पावर दीजिएगा, ठीक है, जब आप बैटरी को पावर दीजिएगा, तो बैटरी जब चार्ज होता है ना, तो एनोड पर सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो जाकर जमा होता है एनोड पर। ये आपका एनोड है निगेटिव और ये आपका कैथोड पॉजिटिव, ये कैथोड और ये है एनोड।
तो जब चार्ज होगा बैटरी, तो ये सारा कहाँ पर जाकर स्टोर होगा? आपका एनोड पर। और जब इस बैटरी को जब आप यूज कीजिएगा, जब ये बैटरी जब यूज होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर होता है, मतलब जब डिस्चार्ज ये होगा तो ये इलेक्ट्रॉन सारा जाकर कैथोड में जमा हो जाता है। ठीक है, फिर जब चार्ज इसको कीजिएगा तो एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ सारा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बेसिक इसका मतलब हो गया कि जो कैथोड है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, चलिए। और अब तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ गया है, जैसे कोबाल्ट बेस्ड होता है, लिथियम है, निकल है। अच्छा, ये जो कोबाल्ट और निकल जो है ना, ये हाई एनर्जी डेंसिटी है एज कम्पेयर टू लिथियम आयंस बैटरी जो है। ठीक है, ज्यादा देरी तक आपको सस्टेन कर सकता है। और ये जैसे अभी का जो नया कॉन्सेप्ट है कि जो नया नया जो कार आ रहा है, ये सब जैसे 530 किलोमीटर का आपको सिंगल चार्ज कर देगा, तो ये इसी पर बेस्ड है। ठीक है, अलग अलग जो कैथोड का जो चेंज किया जा रहा है, सॉरी एनोड को, तो उसी पर ये बेस्ड है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा रखेगा उतना उसका एनर्जी डेंसिटी ज्यादा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्या बोल रहा है? सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज और कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? हाँ, प्लास्टिक से रिलेटेड है, तो प्लास्टिक तो तीनों में होगा। सिगरेट बट्स में होता ही, अगर आप सिगरेट देखे होंगे, यूज नहीं किए होंगे, देखे तो होंगे। तो ये सिगरेट होता है, उसका ये वाला जो पार्ट होता है ये फिल्टर होता है। तो यहाँ पर का जो कोटिंग है ना, ये आपका पहला चीज इसमें प्लास्टिक होता है कोटिंग में। दूसरा चीज, इसके अंदर जो फिल्टर होता है वो नेचुरल नहीं होता है, वो आपका वो भी सिंथेटिक जो रेजिन होता है उससे बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें भी प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो इसमें होगा आई ग्लास लेंसेज में, हाँ, लेंस का जो कोटिंग होता है वो भी प्लास्टिक का लेयर होता है, ये भी होगा। और कार टायर्स में तो होता ही है। ठीक है, तो तीनों होगा, क्योंकि कार टायर जो है ना, जरूरी नहीं है कि पूरा नेचुरल ही होता है, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों का यूज होता है इसमें। ठीक है, इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये तीनों होगा, तो ऑल ऑफ द थ्री। अच्छा, ये जो सिगरेट बट्स है ना, ये न्यूज में है। ये न्यूज में देख लीजिए, क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स है ना, अर्बन एरियाज में, ये न्यूज में आया था कि जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं, अर्बन एरियाज में जो बर्ड्स है वो क्या कर रही है, ये सिगरेट बट्स बट्स को, सिगरेट बट का मतलब होता है जो सिगरेट पीने के बाद, जैसे ये पूरा सिगरेट है, पीने के बाद इतना पार्ट जो लोग छोड़ देता है, मतलब जो फिल्टर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सिगरेट बट्स। सिगरेट बट को ये बर्ड जो है कलेक्ट कर रहा है और अपने नेस्ट में ले जाकर उसको रखता है। ये सिगरेट बट्स है। क्यों ऐसा कर रहा है? ये इसलिए ये लोग कर रहा है, बर्ड्स लोग, क्योंकि इसमें एक तरह का केमिकल होता है जो कि जो बर्ड्स के जो का जो अंडा या इसका जो घोंसला में जो पैरासाइट्स है, जो कीड़ा मकोड़ा है ना, ये इसके महक से सिर्फ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसका निगेटिव एस्पेक्ट ये है कि देखिए, जो बर्ड्स है इसमें प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक तो है इस, प्लस और बहुत सारे केमिकल्स भी है, ये हार्म करेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, ये इसका निगेटिव एस्पेक्ट, और ये भी न्यूज में है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सब्सटेंसेस, इथेनॉल, नाइट्रोग्लाइसेरिन और यूरिया, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम? अच्छा, ये देखिए, कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये भी न्यूज में इसलिए, ये हमेशा न्यूज में रहता है क्योंकि देखिए, इंडिया के केस में कोल का जो रिजर्व है ना, ये ठीक ठाक रिजर्व है इंडिया के पास। और इंडिया जो है ये डिपेंडेंट है आपका क्रूड ऑयल पर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर। ठीक है, एनर्जी को पावर करने के लिए। तो इंडिया का ये कॉन्सेप्ट, इंडिया का नहीं, मतलब ये वर्ल्ड वाइड ये यूज किया जाता है, यूएस में भी बहुत यूज होता है कि अगर कोल का रिजर्व आपके पास है तो आप कोल से ही कार्बन बेस्ड एनर्जी कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। ठीक है, उसी में ये सब आता है, इथेनॉल है, यूरिया है, नाइट्रोग्लाइसरीन नहीं है। नाइट्रोग्लाइसरीन नहीं बनता है कोल गैसिफिकेशन से। कोल का गैसिफिकेशन मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, आपका रेगुलेटेड अमाउंट पर अगर आप उस पर ऑक्सीजन दीजिएगा और बहुत ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा, तो जो कोल है ना, उसमें से सिन गैस प्रोड्यूस होता है, सिन गैस। ठीक है, और ये सिन गैस से फिर आप बहुत सारी चीज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इससे यूरिया बना सकते हैं। यूरिया डायरेक्टली नहीं बनता है, आप सिन गैस से आपका बनेगा, सबसे पहले अमोनिया बनेगा, और अमोनिया फिर हैबर प्रोसेस से यूरिया आप उसको बना सकते हैं। तो सिन गैस से ये बनता है, फिर आपका इथेनॉल भी बनेगा। ठीक है, तो ये सब इसका यूज है सिन गैस का। अच्छा, सिन गैस होता क्या है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। सिन गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है सिन गैस। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नाइट्रोग्लाइसरीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रोग्लाइसरीन जो है ये आपका HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन दोनों के रिएक्शन से बनता है नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3, ओनली 2। ठीक है, ये भी देखिए बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपका बहुत बेसिक्स क्लियर है तो ही हो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोल रहा है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20, HMX और LLM105।
तो ये आपका सब एक्सप्लोसिव है, ये सब एक्सप्लोसिव है। और ये वाला जो है एचएमएक्स, ये तो न्यूज में रहता है, ये आरडीएक्स का भाई है समझ लीजिए। जैसे आरडीएक्स है तो उसी तरह एचएमएक्स है, ठीक है। तो दीज आर अल्टरनेटिव टू हाइड्रोफ्लोरो, नहीं, दीज आर एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री वेपन्स, ये सही है। और दीज आर हाई एनर्जी फ्यूल्स, नहीं, दीज आर फ्यूल्स फॉर रॉकेट, नहीं। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, वापिस 6 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47। It is expected that Majorana one chip will enable quantum computing। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक जो है, ये आपका ये कॉन्सेप्ट, इसका जो यूज है, ये आपका जो बहुत 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 सारा जो मेटा एनालिसिस जो होता है ना, मेटा एनालिसिस, बहुत सारा जो डाटा है, मिलियंस एंड बिलियंस का जो डाटा है, उसको ये जल्दी कर देता है क्वांटम, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग पहला चीज। दूसरा चीज, ये बहुत कोडेड होता है, ठीक है, इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट माजोराना वन चिप विल इनेबल, हाँ ये ठीक है। और ये जो माजोराना वन चिप जो है ना, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट बनाया है। और ये लास्ट ईयर न्यूज में रहा था, बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो माजोराना वन चिप वो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब, नहीं, अमेजॉन नहीं, माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, अमेजॉन का अपना है, अमेजॉन ने बनाया है ऑसिलॉट नाम का एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, ठीक है। और तो ये स्टेटमेंट टू रॉन्ग है, तो टू रॉन्ग, टू रॉन्ग, टू रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। अच्छा, ये माजोराना क्यों न्यूज में था, क्योंकि ये जो वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप था, वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम चिप, ठीक है, ये माजोराना, माजोराना वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम चिप, और ये लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था, ठीक है। इस बार भी इंडिया ने एक चिप बनाया है, ये वो आपका कवर किया हुआ है, आपका 64 बिट का एक चिप बनाया है इंडिया ने। वो हम लोग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन लिए हैं इसमें, करंट अफेयर्स का, इस बार वो बहुत रिलेवेंस है, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसमें हम लोग ये सब चीज को डिस्कस किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विद रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज often mentioned in news, consider the following, they are man-made proteins। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है, ये मैन-मेड प्रोटीन है बोल रहा है, तो हाँ ये ठीक है, हो सकता है, बन सकता है। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। अच्छा, एंटीजेंस का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजेंस का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, मेनली जिसमें प्रोटीन आता है, पॉलीसेकेराइड्स आता है, जो ट्रिगर करता है आपका इम्यून सिस्टम को। एंटीजेंस जो है, पहले इसको ऐसे समझिए, पहले एंटीजेंस आएगा, इसके कारण जो इसका रिस्पॉन्स होता है आपका एंटीबॉडी, ठीक है। और एंटीजन क्या है, ये ट्रिगर करता है, ट्रिगर करता है आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को, और बॉडी फिर प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, क्लियर। तो दे ये जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। ये इसका मतलब हुआ कि कोई एक स्पेसिफिक एंटीजन है जिसके कारण कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, स्टिमुलेट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस, हाँ ये भी ठीक है, निपा है, साथ में कोविड-19 के समय भी ये न्यूज में था, और इसी से आपका ट्रीट होता है इबोला भी, इबोला वायरस भी। ये सब सब तीनों के तीनों क्या वायरल इन्फेक्शन, और तीनों ट्रीट होता है, तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, नहीं ऐसा नहीं है, ओशन में भी बहुत सारा वायरस रहता है, ठीक है, क्योंकि वायरस जो है आपका अच्छा, पहला चीज, दूसरा चीज कि बहुत सारा स्पेसीज अभी भी डिकोड नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ये जो वायरस बैक्टीरिया का जो बहुत सारा स्पेसीज है जो डिकोड नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है कि ओशन के वाटर में कोई भी वायरस होता ही नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नहीं ऐसा नहीं है। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उनको बोला जाता है बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और ये इन्फेक्ट करता है, ये वायरस का नाम है, वायरस का एक नाम नहीं है, मतलब वायरस का एक स्पेसीज है जो कि इन्फेक्ट करता है किसको, तो बैक्टीरिया को, और इसी को बोला जाता है बैक्टीरियोफेज, तो ये भी गलत हो गया। नो वायरस कैन चेंज दिस सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल्स, नहीं ये भी गलत, यही तो काम है, वायरस जो है ये करता क्या है, इनका खुद का कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये खुद में कुछ नहीं है वायरस, ये होस्ट बॉडी को खोजते हैं, इनको जब होस्ट बॉडी मिल जाता है तब ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और जो होस्ट बॉडी है उसके अंदर रहकर, उसी के ऊपर रहकर ये काम करता है, तो ये क्या करता है, चेंज कर देता है सेल्यूलर सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग, मतलब तीनों रॉन्ग था। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्वेश्चन पूछा आर करेक्ट, तो नन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड and an attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries। हाँ ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन का काम ही यही है। और ये देखते होंगे आप, जितना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स जो इंडस्ट्री है, जो क्रीम बनाती है, वो आपका अपने
जो ऐड देती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में आप देखे होंगे, वो बोलता है ये एक्टिवेटेड कार्बन का कॉन्सेप्ट। तो इसका काम यही है कि ये जो भी पॉल्यूटेंट्स है ना, इसको कैच करता है। क्यों? क्योंकि एक्टिवेटेड जो कार्बन है, ये नेचुरली भी होता है और मैनमेड भी है, दोनों तरह से बनाया जाता है। ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हेवी मेटल्स। ये स्टेटमेंट, और यही कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना, क्रीम बनाने वाली कंपनी, इसी बेसिस पर क्लेम करती है। और ये स्टेटमेंट सही है कि इसका जो लार्जर सरफेस एरिया जो है, ये बड़ा होता है और रिकवर कर लेता है और फिर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हेवी मेटल्स जो है उसको एब्जॉर्ब करने का इसमें पोटेंशियल है। स्टेटमेंट टू सही है। फिर है, एक्टिवेटेड जो कार्बन है कैन बी इजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। ये भी ठीक है। अभी जैसे हम लोग बात की, ये मैनमेड भी होता है और नेचुरल भी है। तो दोनों, ये दोनों स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो इसका आंसर होगा बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन्स 1। ठीक है। चलिए, दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।